हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली आपकी जो क्लास है वो बिजनेस स्टडीज की है। बिजनेस स्टडीज के अंदर हमने 11th स्टैंडर्ड की जो बिजनेस स्टडीज है उसमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जो फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। और फिर उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो 2 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे। पहला आज जो उसकी क्लास है वो हम कर चुके हैं और सेकंड क्लास आज हम आपके साथ डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पहला पार्ट आपने ना देखा हो तो एक बार पहला पार्ट जरूर देखिएगा। उसका जो आपको लिंक है वो आई बटन के अंदर मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। जो आपका सेशन है 2023-24 का, पूरे सेशन में आपके साथ होंगे। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की क्लासेस हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करेंगे। पर्सनल क्वेरीज भी आपकी हम लोग जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हैंडल करते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें सोल प्रोप्राइटर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्संस का, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ मॉडरेट मींस। मॉडरेट मींस का मतलब है कि ऐसे लोगों का ये कह सकते हैं कि वॉलंटरी एसोसिएशन है जिनके पास संसाधन, जो रिसोर्सेस हैं, बहुत ही कम रिसोर्सेस हैं, who united together to protect and promote their common economic interest। यानी वो सारे लोग एक साथ मिलते हैं इस वजह से क्योंकि उनके जो कॉमन इंटरेस्ट है उनको उन्हें प्रोटेक्ट करना है और उसे वो प्रमोट करना चाहते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी तब कई सारे ऐसे लोगों का एक एसोसिएशन है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, जिनके पास रिसोर्सेस कम होते हैं, लेकिन वो सब साथ में मिलके अपने सबके फायदे के लिए कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात क्लियर हो गई? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज दैट 10 लोग हैं मान लो, और ये 10 लोग बिल्कुल लोअर इनकम वाले लोग हैं। इन्होंने प्लान किया कि भाई हम हर महीने की 1 तारीख को सब लोग मिलके 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करेंगे। यानी अगर 5-5 हजार रुपए 10 लोग इकट्ठा करें तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 50 हजार रुपए हो जाएगा। और ये 50 हजार रुपए हम 10 लोगों में से किसी एक पर्सन को दे देंगे। अभी कैसे देंगे उसके लिए मान लो उन्होंने प्लान किया कि भाई हम 10 लोग सबकी एक पर्ची जो है उसको लकी ड्रॉ टाइप की पर्ची डालेंगे एक बॉक्स में, वहां से हम पर्ची जो निकालेंगे, जिसकी पर्ची निकली उसको 50 हजार रुपए दे दिए जाएंगे। उससे क्या होगा कि जिसको पैसे मिलेंगे उसका काम हो जाएगा, वो अपना बिजनेस कर सकता है, कहीं और उस पैसे को लगा सकता है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर सारे लोग 1 तारीख को पैसे इकट्ठा करेंगे और फिर से 50 हजार इकट्ठे हो जाएंगे। तो जिसको एक बार पैसा मिलेगा उसको छोड़ के बाकी 9 लोगों की पर्ची डाली जाएगी, फिर किसी एक बंदे को पैसा मिलेगा उसको दे दिया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये जो पूरा आपका प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर में कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वॉल्व है। यानी कि वो सारे के सारे लोग कैसे हैं? मॉडरेट मींस वाले लोग हैं और सब एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। क्लियर है ये बात? एग्जैक्टली। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। तो फीचर की हम बात करें तो सबसे पहला इसका जो फीचर है आपका, वो है आपका वॉलंटरी एसोसिएशन। तो पहला फीचर क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन। यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं उन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, जो फ्री होकर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं और जब चाहें तो उसे वो लीव कर सकते हैं, हालांकि उन पे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, और उसके बाद जब चाहें तो दोबारा फिर से उसे वो ज्वाइन कर सकते हैं। लीव करने के लिए उनको एक प्रॉपर नोटिस देनी पड़ेगी, नोटिस देने के बाद उन्हें अप्रूवल मिलेगा, देन उसे वो छोड़ सकते हैं। लीगल स्टेटस की हम बात करें तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर काम करती है। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम होगा और जो उसके मेंबर होंगे उन दोनों का एक दूसरे से सेपरेट एंटिटी है, मतलब कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और उसके जो मेंबर होंगे वो अलग होंगे। ठीक वैसे ही जैसा कि मुकेश अंबानी अलग है और रिलायंस इंडिया क्या है? अलग है। मान लो मुकेश अंबानी की गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे? मुकेश अंबानी के खिलाफ। और रिलायंस के किसी प्रोडक्ट से कोई दिक्कत हो जाए तो अगर आपको केस करना है तो आप रिलायंस के केस खिलाफ केस करोगे। सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी वो डिफरेंट है और उसके मेंबर क्या है? डिफरेंट है। लिमिटेड लायबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर जो इसके मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वो जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक की उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है।
नेक्स्ट हम बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं बाकायदा वोटिंग के आधार पे, जितने मेंबर होते हैं वो सारे लोग वोट करते हैं और जिस फेवर में वोट होते हैं वही डिसीजन फाइनल मान किया जाता है। सर्विस मोटिव की बात करें तो इसका जो मेन एम होता है वो मेंबर की सर्विस करना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इनका कोई पर्पज नहीं होता है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सभी के हेल्प के लिए बनाई गई है, तो प्रॉफिट कमाना इसका पर्पज नहीं, सर्विस मोटिव इसका पर्पज है। बाउंड बाय गवर्नमेंट्स रूल, गवर्नमेंट के तमाम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि इसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो गवर्नमेंट के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो बाउंड होते हैं और इसके मेंबर्स को उसे फॉलो करना पड़ता है। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई सरप्लस एराइज होता है तो उस सरप्लस को हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो भी मेंबर रहे होंगे वो सारे के सारे लोग उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ऐसे ही इसकी कुछ मेरिट्स हैं। तो सबसे पहली जो मेरिट है आपका एक्साइज ऑफ फॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, इसमें मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है, मिनिमम 10 लोग होने चाहिए और एक लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उनको फॉलो करके आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। लायबिलिटीज में लिमिटेड होती है, अभी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जितने शेयर होते हैं, जितना कंट्रीब्यूशन है कैपिटल में उतनी आपकी लायबिलिटी होती है। इसका एग्जिस्टेंस जो होता है आपका स्टेबल होता है, किसी भी मेंबर के डेथ होने से, उसके दिवालिया होने से, इंसॉल्वेंट होने से, पागल होने से आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, यानी कि इसमें कोई मिडिलमैन नहीं होते हैं, तो जो भी आप बिजनेस परफॉर्म करते हैं डायरेक्टली वो मिडिलमैन कोई रिप्लेस कर देता है, तो डायरेक्टली सिर्फ सीधा सीधा आप प्रोड्यूसर से कोई सामान खरीद के इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण जो है आपका बेसिकली अमूल है। जो अमूल दूध की बात करें, अमूल तो आज तो बहुत बड़ी कंपनी के नाम से आप जानते हैं। ये जब गुजरात में पहली बार स्टार्ट हुई थी तो ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जिनकी कोशिश क्या थी कि कई सारे लोग मिलकर उस दूध को इकट्ठा करते थे और डायरेक्टली जो है उसको कंपनी के फॉर्म में मतलब उसको सेल करने का काम करते थे। तो यानी डायरेक्टली वो मिडिलमैन नहीं हुआ करते थे, डायरेक्टली वो लोगों से ही दूध खरीद के और उसको रिफाइन करके फिर आगे उसको सेल करते थे। तो आज देखिए कितनी बड़ी कंपनी आज की डेट में है। गवर्नमेंट सपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करती है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, सब्सिडी देती है, इनकम टैक्स वगैरह में आपको बहुत सारी छूट मिलती है। तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है सोशल यूटिलिटी। तो चूंकि सोशल यूटिलिटी के हिसाब से हम बात करें तो इसमें आपको एक पर्सनल लायबिलिटी मिलती है। भाई आप अगर पर्सनली अपने कह सकते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पर्सनल लायबिलिटी मिलेगी। सोशल जस्टिस है और म्यूचुअल कोऑपरेशन है, सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब जो एक कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक पावर का जो कंसेंट्रेशन होता है कुछ खास लोगों के हाथ में, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आप सारे लोग खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें लिमिटेशन की तो लिमिटेशन भी इसकी अपनी है, एक शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। भाई कई सारे लोग मिलके इसमें पैसे लगाते हैं और वो सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल की कमी रहती है, तो जाहिर है आपके पास कैपिटल में की कमी तो रहेगी, उतनी कैपिटल नहीं कलेक्ट कर पाएंगे जितनी की कंपनी कलेक्ट कर पाती है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो उसको मैनेज करने वाला बंदा एक इलेक्टेड बंदा होता है जो कि उन्हीं सब में से एक होता है। लेकिन अगर वो बंदा मान लो बहुत एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, उसके पास अच्छा तजुर्बा नहीं है, तो उस केस में वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और संस्था की उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी इतनी कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक अच्छे एक्सपीरियंस बंदे को अच्छी सैलरी पर हायर कर पाए, तो वो थोड़ा सा एक इशू रहता है। लैक ऑफ मोटिवेशन की यहाँ कमी रहती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं कुछ एक्स्ट्रा कह सकते हैं इनिशिएटिव नहीं लेते हैं किसी काम को करने के लिए, तो एक ये सारी चीजें दिक्कत वाली बातें यहाँ पे हैं, क्योंकि आपके जो एफर्ट हैं एफर्ट के बदले में डायरेक्टली आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे मोटिवेशन की कमी मिलेगी। सेक्रेसी में दिक्कत होती है क्योंकि सारे लोगों के पास सारी डिटेल्स होती हैं, तो चीज सेक्रेट रख पाना इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। और चूंकि गवर्नमेंट का इसमें बहुत कंट्रोल है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, उनके सिस्टम को फॉलो करना है, तो ये टेक्निकली थोड़ा सा इसी वजह से भी एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होने की वजह से भी ये भी इसकी एक अपनी लिमिटेशंस है। तो आई थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसके मेरिट क्या है, उसके डिमेरिट क्या है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो कई तरीके की चीजें आगे क्रिएट हो सकती हैं, तो ये भी अपनी इसकी अपने आप में लिमिटेशंस है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स क्या होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले एक होती है जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो इट फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ये बेसिकली किस लिए बनाई गई है? ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। इट सीक्स टू एलिमिनेट मिडिलमैन बाय एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स। यानी कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इस वजह से बनाई गई ताकि जो मिडिलमैन है कंपनी से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है, इस कंपनी से सामान को खरीदने वाले कौन होते हैं? मिडिलमैन। फिर ये किसको बेचते हैं? कंज्यूमर को बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है मिडिलमैन भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो रेट कंज्यूमर को महंगा मिल रहा होगा। अगर ये कंज्यूमर सारे लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दें और डायरेक्टली संपर्क कर ले कंपनी से, तो मिडिलमैन का रोल क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो उनकी जो परचेजिंग कॉस्ट होगी वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि परचेज गुड्स ऑफ डेली कंजप्शन डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड सेल देम टू द मेंबर एट रीजनेबल प्राइस। भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो 50 मेंबर है, 50 मेंबर को कोई ऐसी चीज परचेज करनी है जो रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होती है, उसको डायरेक्टली आप कंपनी से खरीदो और एक रीजनेबल प्राइस पर अपने ही मेंबर को आप आपस में सेल कर दो। तो एक ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इसका जो मेन एम होता है टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर्स who cannot easily collect the various items of production and face some problem in marketing। ये उनके लिए बनाया गया है जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके पास प्रोडक्शन में बहुत सारी वैरायटीज नहीं है, इस वजह से वो मार्केटिंग अपनी चीज़ों का बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में वो एक बना लेते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें वो क्या कर सकते हैं? रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, ओल्ड आइटम्स हो गए लार्ज क्वांटिटी में, इन सबको परचेज कर सकते हैं और आसानी से रीजनेबल प्राइस में आपस में उनको सेल कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, पैकिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया। अब जो छोटे छोटे कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनको, अब मान लीजिए कि आप सामान बनाते हैं जो कि महज 10 मान लीजिए सपोज दैट एक 10 कुंटल कोई सामान है और ट्रक बुक करेंगे तो ट्रक में आता है मान लो 50 कुंटल, तो अकेले आप ट्रक नहीं बुक कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, जब सब लोग मिल जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए आसान हो गया। अब मान लो कि 5-5 कुंटल प्रोड्यूस करने वाले 10 प्रोड्यूसर मिलकर ट्रक को बुक कर लिया, तो प्रोडक्शन में उनको इस दिक्कत नहीं आ रही। वेयर हाउस आप खुद का नहीं बना सकते हो, तो एक सब लोगों ने मिलकर एक वेयर हाउस ले लिया, उस वेयर हाउस का इस्तेमाल कर सकते हो। पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग रिसर्च, ये सारी चीजें जो हैं इन सब में हेल्प होती है किसको? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। फार्मर की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। फार्मर बेसिकली इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं क्योंकि फार्मर्स के पास, जिनके पास लैंड कम है, जो छोटे फार्मर्स हैं, उनको तमाम सारी सुविधाएं गवर्नमेंट से डायरेक्टली नहीं मिलती हैं। तो जब छोटे छोटे फार्मर मिलकर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो गवर्नमेंट से तमाम सारी बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे कि बेटर क्वालिटी सीड्स ले सकते हैं, फर्टिलाइजर्स उनको मिलेगा, मशीनरीज मिलेंगी, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं कल्टीवेशन की, फसलों को उगाने और काटने की, वो सारी सुविधाएं उनको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास कम छोटे लेवल के किसान हैं तो ये चीज़ें ले पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और फिर लास्ट में आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जैसे छोटे छोटे जो स्मॉल लेंडर्स हैं, मान लीजिए छोटा सा कोई बिजनेस है आपका, तो आपको लोन मिलने में दिक्कत आएगी। तो अगर आप लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले जिनका बेसिक पर्पस होगा क्रेडिट लेना, तो जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। एक दूसरे के ही आप रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हैं और अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनको हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं, जिन पे एग्जाम के अंदर सवाल भी आपसे पूछे जाते रहे हैं और ऐसे सवाल आपसे एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इसके बाद जो आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, अच्छा एक अभी और है, एक आपका बच रहा है इसमें, कौन सा? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो बेसिकली कह सकते हैं कि एक दूसरे को घर प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई, जहाँ पे आप हाउसिंग वगैरह की सुविधा आपको मिल सकती है। तो अभी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का बड़ा कंसेप्ट है, तो इसको एक नए लेक्चर के साथ हम डिस्कस करेंगे। मेरी तो प्लानिंग थी कि इसको हम 2 ही लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, लेकिन ये चूंकि बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है और इसको हम लोग अगर इसी लेक्चर में कवर करेंगे तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और इसके फॉर्मेशन, इसके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया, अगर इसमें कहीं कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है उसे भी आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होते रहें।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।